Hello everyone, I again welcome you all to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत we were talking about for semester 2 2025 batch and under ROME the subject engineering mechanics is या was officially underway. ठीक है, तो बिना किसी देरी के let's start engineering mechanics by me cadet Vachshri. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट. ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा हमने बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन एंड दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर. कि फ्रिक्शन में हमें जो भी चीजें जरूरी थी हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की, ऑल दोज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एवरीथिंग इन एंड आउट वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट विच इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, ये काइनेमेटिक्स के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है ये चैप्टर एंड ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से पढ़ रखा है. ठीक है, बस सेम टू सेम ही चीजें हैं, इन एंड आउट कुछ चीजें प्लस और माइनस होंगी. डेफिनेटली यहाँ पे प्लस ही होंगी. देयर विल बी समथिंग एड ऑन इनटू दिस टॉपिक, वेरी लिटिल बिट ऑफ एड ऑन, बट एवरीथिंग एल्स इज जस्ट द 11th स्टैंडर्ड विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 5 काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में विच इज काइनेमेटिक पैरामीटर्स इन लीनियर मोशन एंड स्केलर्स इन वेक्टर क्वांटिटीज. Mind you, this is the start of the chapter, so today's lecture will be everything basics, but I highly recommend you to please watch this video before jumping on to the other topics. क्योंकि होता क्या है, हमें चीजें पता नहीं होती हैं, हम आगे जंप कर जाते हैं. जंप करने के बाद हमें लगता है कि अरे यार ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया. व्हाई? बिकॉज द रिक्वायर्ड वे क्या है आपके लिए, रिक्वायर्ड रास्ता ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियोस आ रही हैं आप उनको वन बाय वन फॉलो करो. दैट्स व्हाई ऑल आवर वीडियोस ऑन ROME is just written like engineering mechanics 01, 02, 03 just like that. Why? Because आपको वो एक step मिल जाता है to follow all the lectures so as to complete all the topics and all the units of your subject. अगर आप उसमें कुछ भी skip करते हो, for example 01, अरे ये तो basics है हटा दो, डायरेक्ट चले गए 02 पे, या तो कुछ और धुरंधर किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि 01, 02 तो मेरा लेवल ही नहीं है, मैं सीधा न्यूमेरिकल करूंगा 03. और न्यूमेरिकल में चलो ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल आपने बना भी लिए, वेरी गुड, बट 5वें न्यूमेरिकल के बाद से जब लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब आप एकदम शॉक हो जाते हो कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे नहीं बना मेरे से, मैंने तो ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है. देयर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट यू आर लैगिंग आउट इज द बेसिक्स. तो बेसिक्स आर मस्ट एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स to understand and learn the advanced concept or to solve the advanced numericals. ठीक है, तो चाहे वीडियो कितना भी बेसिक हो, कितना भी लो लेवल का हो, हमें देखना है. अगर हम वो देखेंगे तभी आगे आने वाले एडवांस वीडियो किसी भी चैप्टर के आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि ये कुछ वर्ड से बना हुआ है. काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, लीनियर एंड मोशन. ये 4 वर्ड्स अगर हमें यहां पे समझ में आ जाते हैं देन वी अंडरस्टैंड अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. बट ये समझने से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड मोशन. फ्रिक्शन में भी हमने समझा कि भाई फ्रिक्शन समझना क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन. Similarly, in this chapter also, before going ahead, we'll understand कि why do we need to understand motion? Why motion is important for us, right? So this is also a branch of physics. As I have told you before, physics deals with all the natural phenomenon that is occurring. तो similarly, इस केस में भी motion भी है, ये भी एक natural phenomenon ही है जो हमारे आसपास हो रहा है और हम खुद भी इसे execute कर रहे हैं अपने day to day lifestyle में. ठीक है, तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग मोशन इज एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर समझने के लिए हम मोशन समझते हैं, एनालाइजिंग फोर्सेस एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू एवरीडे प्रॉब्लम्स.
जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आसपास हो रही हैं उनको, वो क्यों हो रही हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है, राइट। ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये एक कंटेनर शिप है। ये क्या है, एक कंटेनर टाइप का शिप है, ठीक है। आप में से बहुत लोग होंगे जो इसी शिप पे सेल करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो और किसी टाइप के शिप पे सेल करेंगे, बट देयर विल बी अ बंच ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स हु विल बी सेलिंग ऑन दीज टाइप ऑफ शिप्स। सो दीज आर अ कंटेनर शिप्स। तो ये शिप मूव कर रहा है, राइट। ये उसका एक बिहेवियर है। ये कैसे मूव कर रहा है, मूव ही क्यों कर रहा है, राइट। अच्छा, मैं शिप पे हूं, मुझे सब चीजें स्टेशनरी लग रही हैं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा मेरा जहाज मूव हो रहा है। बट बाहर कोई यहाँ पे बैठा है, पायरेट वायरेट, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई तो पायरेट बैठा हुआ है बढ़िया, ठीक है। उसको देख के क्या लगेगा, जहाज तो मूव कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज हो गई जो नेचर में हो रही है। कार मूव कर रही है, ठीक है। कार के अंदर मैं बैठा हूं, मैं बाहर देख रहा हूं, बिल्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। बिल्डिंग पे जो बैठा है उसको लग रहा है बिल्डिंग स्टेशनरी है भाई, मूव नहीं कर रही है। बट वो जब बिल्डिंग पे बैठ के गाड़ी को देखेगा तो कार इज मूविंग, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज कार मूवमेंट, दिस इज कार मूवमेंट. So the question that arrives in our mind is that how all these things are happening and how can we understand them, how can we understand their behavior. यही तो ये behavior predict करना है ना, मैं इसी behavior को समझना है, right. तो there is that only one thing which comes into picture for understanding the behavior of all these objects, and this is motion. ठीक है, तो motion is essential for predicting and understanding the behavior of objects, analyzing forces, and engineering solutions to everyday problems. It is a fundamental building block of physics. Very important word. ठीक है, used to optimize technology, plan transportation, and comprehend the natural world from everyday movement to celestial mechanics. ठीक है, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट वीडियो जहां पे हमने सारे ब्रांचेस समझे थे मैकेनिक्स के, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, सबका बेसिस क्या था, मोशन। हम मूवमेंट के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, राइट। रेस्ट भी एक प्रकार का मूवमेंट ही है, ठीक है। रेस्ट भी एक तरीके का मोशन है, स्टैटिक्स। फिर हमने क्या किया, मोशन में लाया ऑब्जेक्ट को। कौन लाया मोशन में, दैट वी डिडंट कंसिडर, देन वी स्टडीड, दैट इज व्हाट, काइनेमैटिक्स. And once we considered the cause of bringing that object into motion, then we came to another branch of mechanics which was dynamics, right. So वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोशन जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स का, जिससे हम लोग छोटी से छोटी चीजें, एक इंसान का मूवमेंट, एक कार का मूवमेंट, एक शिप का मूवमेंट, यस ये सब छोटी चीजें हैं, यहां से लेके बड़ी से बड़ी चीजें कि पार्टिकल्स कैसे मूव कर रही हैं, पार्टिकल्स कैसे कोलाइड हो रही हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट पे कैसे मूव कर रहे हैं, इतने एडवांस टॉपिक्स को भी हम समझ सकते हैं. तो बेसिक से लेके एडवांस तक इन जो भी फंडामेंटल फिनोमेनन को समझना है, बिल्डिंग ब्लॉक इज ओनली एंड ओनली मैकेनिक्स. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स है. ठीक है, एंड उसके अंडर क्या है, मोशन. मोशन है. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है उसका, मोशन है अंडर मैकेनिक्स. तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें क्यों समझना है मोशन को. Why it is very much necessary for us to understand this motion, right? इसी के साथ now we move on to our next topic, which is what is a motion, linear motion and kinematics. ये मैंने अभी आपको जब इंडेक्स बताया था इस चैप्टर का, तभी हमने डिस्कस किया कि ये टर्मिनोलॉजीज अगर हमें समझ में आ जाए, देन हमें एक आउटलाइन जरूर पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का. तो देखो मोशन क्या होता है. मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम. ये गाड़ी या ये शिप पहले यहां कहीं था, अब यहां पे मूव हो रहा है, राइट. एट t इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल्स टू t1. ठीक है,
t इज इक्वल्स टू t1 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, t इज इक्वल्स टू t2 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे होगा। तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना पोजीशन। यहां पे क्या हुआ, शिप का पोजीशन ही चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले टाइम t1 था, फिर टाइम t2 हो गया। रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहीं से हम एक चीज सीखते हैं विच इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहीं से एक टर्म आता है टू अंडरस्टैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड ये चीज जो है ना, ये बहुतों के होश उड़ा देती है, बहुतों के होश उड़ा देती है, ठीक है, बहुतों के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम, वेरी a little bit difficult to imagine also, बट हमें रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं करना है, सो यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, वहां पे आप बच गए। तो हमारे सिलेबस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोवेयर मेंशन्ड इन आवर सिलेबस ऑफ आईएमयू, तो हम इस चीज को इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट डेफिनेशन में जरूर लिखा हुआ है, क्योंकि मोशन जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स described by parameters like displacement, distance, velocity and acceleration. इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। मोशन occurs when an object's position changes relative to its surrounding. साफ सीधी भाषा, सिंपल भाषा में if I tell you, it is nothing but the change in position of an object with respect to time. Motion is what? Change in position of object with respect to time. That's it. ठीक है, इसी के साथ now we understand linear motion. Linear motion क्या होता है? Linear motion और rectilinear motion is the movement of an object along a straight line. That's it. Rectilinear motion बोल लो या linear motion बोल लो, one and the same. कोई भी object अगर straight line में travel करता है, it is said to be going in linear motion. That's it. ठीक है, where it travels in one direction without changing its orientation. ठीक है, एंड थर्ड वन वी हैव काइनेमेटिक्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम्स ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग देम टू मूव. हमने चैप्टर 1 के पहले ही वीडियो में इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है. ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स का, जहां पे हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट का विदाउट कंसीडरिंग कि उस मोशन का कॉज क्या है, ठीक है. ओके, तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन. इसका मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब क्या है, राइट. तो द काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये, जो कि हम डिस्क्राइब, जिसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए along a straight line. Linear motion is straight line. Specifically, its position, velocity, acceleration over time, without considering the forces that causes the motion. So we would be considering them one by one and understanding their influence on the kinematics of the object on motion. ठीक है, मतलब क्या कि काइनेमेटिक पैरामीटर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज. ठीक है, तो हम इन्हीं पैरामीटर्स को, इन्हीं क्वांटिटीज को एक एक करके अब पढ़ना शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टू क्वांटिटीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो आइए समझते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस एंड व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट कितना लेंथ कवर कर रहा है जब भी वो मूव कर रहा होता है, जब भी वो मोशन में होता है, दैट टोटल लेंथ इज डिस्टेंस. वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स. दैट्स इट. ठीक है, अगर मान लो मेरे को, ठीक है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना है. ठीक है, अहमदाबाद से अगर मेरे को दिल्ली जाना है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, इफ आई टेक द रूट फ्रॉम राजस्थान टू दिल्ली, देन इट इज समवेयर अराउंड, लेट्स टेक 1200 किलोमीटर्स. आई एम जस्ट अज्यूमिंग. ठीक है,
1200 किलोमीटर्स, वहां पे मेरा डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 1200 किलोमीटर्स, बिकॉज दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट आई फॉलोड while going from Ahmedabad to Delhi. But if I take another path, let's take if I go through MP, UP and then I go to Delhi, so that is more like 1600 1700 more kilometers, right? तो एक तरफ 1200 किलोमीटर्स में मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं और एक तरफ 1600 किलोमीटर्स में मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, राइट? तो इफ आई टेक दैट 1600 किलोमीटर पाथ, बात को समझो यहां पे, 1600 किलोमीटर के पाथ पे माई डिस्टेंस विल बिकम 1600, मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 1600, बट मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस केस में दैट विल बी स्टिल 1200. Why? Because it is the shortest distance between start point which is Ahmedabad and end point which is Delhi. That's it. ठीक है, इसी के साथ it doesn't depend upon direction of motion. डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, टोटल पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो ऑल्सो इफ द ऑब्जेक्ट हैजंट ट्रैवल्ड एट ऑल. अगर रेस्ट पे तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना हुआ कवर्ड, जीरो, तो ये जीरो या पॉजिटिव ही होगा. वहीं पे ये जो है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो इन नेचर. नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन. जो भी पाथ आपने लिया हो, अगर मैं एमपी होके गया तभी 1600 किलोमीटर हुआ, तो जो भी मैंने पाथ लिया वही सीधा सीधा टोटल लेंथ कवर्ड आ जाएगा. ठीक है, बट यहां पे जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. अहमदाबाद एंड दिल्ली, व्हाटसोएवर इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच वाज दिस 1200 किलोमीटर राजस्थान होके, यही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, इसीलिए आपके गूगल मैप्स पे, ठीक है, गूगल मैप्स पे दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गूगल मैप्स पे आपको हर तरीके के रूट बताते हैं इफ यू वांट टू गो फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, बट जो रूट हाईलाइटेड होता है उस पे गूगल क्या लिखता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, राइट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड मिनिमम ट्रैवल टाइम यू विल टेक, लाइक इट विल टेक मिनिमम ट्रैवल टाइम. यानी आप डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर करते हो दो पॉइंट के बीच में, तो वो हमेशा आपको मिनिमम टाइम ही देगा टू रीच योर डेस्टिनेशन. तो गूगल मैप भी जो आपको हाईलाइटेड वर्जन में शो करता है रूट फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नॉट द डिस्टेंस. ठीक है, वहीं पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे, बट फिलहाल इतना समझ जाओ, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, लेट्स डू देम एंड लेट्स गेट आवर कॉन्सेप्ट्स डन राइट. ठीक है, तो देखो, अ पर्सन वॉक 6 मीटर ईस्ट एंड देन 8 मीटर नॉर्थ. मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेता हूँ सबसे पहले. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, वो सबसे पहले 6 मीटर ईस्ट गया. ठीक है, 6 मीटर इस तरफ गया, ये कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर. उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ गया. ठीक है, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ गया, यानी ओ पॉइंट से ये ए पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया. अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस विल बी हाउ मच, 8 मीटर्स प्लस 6 मीटर्स विच इज 14 मीटर्स. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है, यहां से ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ओबी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो ये क्या है, हाइपोटेनस. तो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, विच मीन्स OB इज हाउ मच, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट? तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज आई थिंक सो 100. ठीक है, आई थिंक सो 100 या, और इसका अगर हम रूट करेंगे तो वी ऑल नो द आंसर, इट इज 10. तो 10 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट. यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया जी, 10 मीटर्स एंड डिस्टेंस इज हाउ मच, 14 मीटर्स. ठीक है,
तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा. दिस इज द स्टार्ट पॉइंट. ठीक है, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट and this particular thing is the end point. So the shortest distance between the start point and the end point is displacement. ठीक है. Next is this question. A man walks 8 meter north, 6 meter east, 4 meter south, 2 meter west. चलिए देखते हैं. चलिए यहां पे समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, सबसे पहले जो है वो जो पर्सन है वो कितना चला. यहां से स्टार्ट किया उसने ओ पॉइंट से, सबसे पहले गया 8 मीटर नॉर्थ. तो ये डायरेक्शन हो जाएगा मेरा नॉर्थ का 8 मीटर. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज व्हाट, वेस्ट. देन दैट पर्सन वेंट 6 मीटर ईस्ट. ठीक है, 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया. देन वो कहां पे गया, 4 मीटर साउथ डायरेक्शन में. 4 मीटर कुछ यहां पे आएगा साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, एंड देन वो कहां पे गया, वो गया 2 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में. कहां पे गया, 2 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में. तो अब हमें पता करना है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 + 6 + 4 + 2 टोटल पार्ट टेकन. राइट, सो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इफ वी डू 8 + 6 + 4 + 2 इज 20 मीटर्स. तो यहाँ पे हमारे पास 20 मीटर जो होगा वो आंसर आ जाएगा. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या करेंगे. तो ये O से A गया, A से B पे गया, B से C पे गया, C से ये कहां पे गया, D पॉइंट पे. तो OD डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, OD विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, OD डिस्टेंस जो होगा हमारे पास, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा पर्टिकुलरली दिस वन. ठीक है, तो ये देखो इसको अगर हम बनाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 मीटर, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 4 मीटर. राइट, तो इस पॉइंट को हम E पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, तो ट्रायंगल OED में OD का स्क्वायर क्या होगा, OE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर. ये 4 मीटर कैसे आया, तो देखो ये पूरा 6 मीटर है, ये 2 मीटर गया, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 4 मीटर. और यहां से यहाँ 4 मीटर पे आया तो ये मिड पॉइंट ही हुआ ना, तो ये 4 मीटर हो जाएगा और ऊपर के साइड पे ये भी 4 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो वेरी इजी बेसिक मैथ्स, राइट, बेसिक ज्योमेट्री. तो यहां से हमारे पास OD कितना आ जाएगा, OE एंड ED बोथ आर 4, सो 16 + 16 32 रूट इज 5.65 मीटर्स. 5.65 मीटर्स. यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5.65 मीटर्स. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. राइट, इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है, तो देखो स्पीड क्या होता है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है. स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. स्पीड जो हमारे पास होता है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकेंड्स. तो मीटर पर सेकेंड इज इट्स यूनिट. ठीक है, वहीं पे वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. साफ सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहां पे इसकी यूनिट भी मीटर में होगी डिस्प्लेसमेंट की, और टाइम की यूनिट तो सेकंड्स में ही रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी की यूनिट भी हो जाती है मीटर्स पर सेकंड. अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है इसीलिए, एंड वेक्टर इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी बिकॉज इट डायरेक्शन
डिपेंडेंट है। डिटेल में स्केलर वेक्टर को विल डेफिनेटली स्टडी इन आवर फर्दर स्लाइड्स, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, राइट। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी जो है वो हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अ पर्सन रन्स अराउंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। 10 मीटर का स्क्वायर है, साइड है उसका, ठीक है। और ऐसा है कुछ, तो इफ आई शो यू, अगर ऐसा एक स्क्वायर है हमारे पास, 10 मीटर का साइड है, एक बच्चा यहां से ओ से चालू किया होगा, ए पे गया होगा, बी पे गया होगा, सी पे गया होगा, फिर से ओ पे आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बाय टाइम, ठीक है। 40 सेकेंड्स में उसने कंप्लीट किया, 40 सेकेंड्स में, बट टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो तो हाउ वी विल फाइंड आउट। तो देखो 10 मीटर का साइड है, राइट। बंदा ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस ओ पे आया। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो वी हैव 40 सेकेंड्स, बट व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारा एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों जीरो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट तो ओ ही है ना। That particular person runs from O to A to B, B to C, and again C to O. So its start point was O, and its end point will also be O. जिसकी वजह से उसका जो total displacement होगा that will come down to 0. ठीक है? Okay, so let's see this question now. A person moves 3 meter east in 1 second, then 4 meter north in 1 second. ठीक है? फाइंड करना है हमें इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहले इसका पाथ हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, ये किस पाथ पे चला है, ठीक है। अगेन द डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन है, ये सबसे पहले गया 3 मीटर ईस्ट, ठीक है, 3 मीटर ईस्ट ओ से ए, फिर गया 4 मीटर साउथ, फिर गया 4 मीटर नॉर्थ, सॉरी माई बैड, 4 मीटर नॉर्थ, मैंने बनाया नॉर्थ है, मैं भूल साउथ रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बी, तो ये ओ बी हमारे पास कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, दिस विल कम डाउन टू 5 मीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 7 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट it will come down to 5 meters. And what will be the total time, total time इसमें लग रहा था ओ से ए जाने में इसको लग रहा था 1 सेकेंड, और ए से बी जाने में भी इसको लगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड इज द टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज 3.5 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट, 2.5 meters per second. So these are our required answers, right? Again I'll repeat, basics से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ताकि आगे चल के जब हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे देन यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। तो इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैरामीटर विच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम, दैट्स इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, बस और कुछ नहीं है। encompassing speed, encompassing changes in speed, speeding up or slowing down or direction, it is a vector quantity.
ठीक है। एक्सेलरेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। एंड रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग ए, स्मॉल ए से लिखते हैं, एंड इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर बात कर लें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है क्या? मीटर्स पर सेकेंड इंटू सेकेंड। टाइम की यूनिट भी सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप सो आपको इतनी बातें एक्सेलरेशन में समझ में आ गई होंगी। तीन ही इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर वन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Number two, it is a vector quantity. And number three, it can be positive or negative as it is a vector quantity, and negative acceleration means retardation. That's it. ठीक है। तो इसी के साथ we now move on to our next topic, which is understanding difference between scalar and vector quantity. ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। बहुत आसान है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड इन नेचर। जिन क्वांटिटीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू 10, 20, 30 इस तरीके का जो भी वैल्यू असाइंड होता है किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ, दैट इज दी स्केलर क्वांटिटीज। वहीं पे कुछ क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं, वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड क्यों स्केलर है और वेलोसिटी क्यों वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर है, डिस्टेंस क्यों स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है। So that's why I wanted to keep this topic at last. ठीक है। Now for scalars normal rule of algebra is applicable. Plus minus ये जो भी आप करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, all that normal rules of algebra are applicable. But for vectors, vector algebra is applicable. Again, in your first year you have understood what is a vector algebra. उससे पहले 12th स्टैंडर्ड में भी आपने वेक्टर नाम का एक चैप्टर किया था मैथ्स में, वहां पे आपने समझा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो सब चीजें हम वेक्टर्स को ही जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम अप्लाई करते हैं। वहां पे वी कैन नॉट अप्लाई द नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी का ऑलरेडी डिस्कस, स्पीड, डिस्टेंस, मास, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हो गई, इनको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। वहीं पे यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हो गई जिन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। So that's why they are vector quantities, right? Again, it cannot be resolved in any direction. Scalar quantity by direction पे डिपेंड नहीं करता तो रिजॉल्व होगा ही नहीं। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, और हमने किया भी। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वहां पे हमने रिजोल्यूशन किया ही फोर्सेस का, राइट। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो उसका रिजोल्यूशन किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन, इंक्लाइन प्लेन में जस्ट उल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट वाज कॉस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज साइन। तो हमने उसका रिजोल्यूशन तो ऑलरेडी सीख रखा है, एंड वी आर नाउ मास्टर्स इन रिजॉल्विंग द फोर्सेस, राइट। And last point is they can be added or subtracted because they follow normal rule of algebra, right? And they cannot be added or subtracted because they follow vector algebra, ठीक है। Because they follow what? They follow your vector algebra, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एक ब्रीफ आइडिया लगा होगा व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज ऑफ द डे, ठीक है। बिफोर रैपिंग अप द लेक्चर आइए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इट नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? बोथ तो हो ही नहीं सकता एंड नन भी नहीं। Velocity is defined as displacement per unit time, not distance per unit time, not speed per unit time, not force per unit time. Acceleration is change in velocity, displacement नहीं, force नहीं, speed नहीं.
विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड। मीटर नहीं, न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन का। यस, यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी इज क्या होगा? ऑलवेज जीरो, नॉट नेसेसरीली जीरो, इट विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। स्पीड डिफर्स फ्रॉम वेलोसिटी बिकॉज स्पीड के पास क्या है? डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं। रिटार्डेशन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नहीं, जीरो नहीं, इनफाइनाइट नहीं। विच इज नॉट अ स्केल, विच इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या नहीं है इसमें से? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट भी है, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। If a body moves in a circle with a constant speed, velocity is, तो velocity क्या होगा? Constant होगा? नहीं। Zero होगा? हाँ या ना? नहीं। Infinite? नहीं। It changes direction। ठीक है। तो एक चीज को समझो, यहां पे ये जो हमने किया, इसका आंसर क्या आएगा? Not necessarily zero, क्योंकि सर्कल में क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है उसकी टाइम टू टाइम हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। नॉट नेसेसरीली जीरो विल बी द आंसर ऑफ दिस, एंड इट चेंजेस डायरेक्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगिन। ठीक है। वीडियोस का टाइमलाइन एज ऑलवेज डिस्कस्ड अभी नहीं है, बट आई गारंटी यू कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा ऑन आवर चैनल आरू अंडरवे ME। ठीक है। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस शीट का फंडा अब आपको क्लियर हो ही गया है। वील प्रोवाइड यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में अगर उसकी प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होगी, आई डेफिनेटली पुट अ कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है। ताकि आप लोग जब वो कमेंट्स भी चेक करो तो आपको मेरा कमेंट वहां पे दिख जाए, एंड यू कैन एक्सेस द प्रैक्टिस शीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसी के साथ साथ इफ यू आर रियली लाइकिंग माय कंटेंट, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद ऑल योर बैचमेट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एज वेल एज योर सीनियर्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स। तो इसी के साथ साथ स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।